आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गुप्त राजवंश के बारे में। गुप्त इतिहास क्या है गुप्तों का, उनके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। सभी राजाओं के बारे में पढ़ेंगे और उनकी क्या उपलब्धियां थी और क्या गुप्त राजवंश का इतिहास है। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। शुरू करते हैं गुप्त राजवंश। तो गुप्त राजवंश की स्थापना श्रीगुप्त नाम के राजा ने की थी, जो कि गुप्त वंश के पहले राजा थे। इन्हें गुप्त वंश का संस्थापक कहा जाता है। इनकी उपाधि थी महाराज। तो श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि ली थी। इत सिंह, जो कि एक चीनी यात्री था, उसने श्रीगुप्त को चीली केतो कहा था। ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन सा चीनी यात्री किस गुप्त शासक के काल में भारत आया, या उसने किस गुप्त शासक को क्या कहकर संबोधित किया। तो चीनी यात्री जो इत सिंह था, उसने श्रीगुप्त को चिली केतो कहा। चिली केतो कहा किसको? श्रीगुप्त को। श्रीगुप्त कौन था? गुप्त वंश का पहला राजा। फिर इसके बाद आता है चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने उपाधि ली थी महाराजा धीराज की। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। इसी ने ही गुप्त संमत 319 ईस्वी में अपने राज्यारोहण पर आरंभ किया था। 319 ईस्वी में गुप्त संमत चलाया था। गुप्त संवत है जो, यह शक संवत से 251 वर्ष आगे है। आपको बता दें कि जो शक संवत है उसे भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1927 को घोषित किया गया था। यानी कि आज की डेट में भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है उसका नाम है शक संवत। शक संवत, जिसे कुषाण राजा कनिष्क ने 78 ईस्वी में आरंभ किया था। यानी कि 78 ईस्वी और 241 को हम जोड़ देंगे तो बन जाएगा 319। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अंतर कितना है, 241 वर्ष का। यानी कि 78 ईस्वी में शक संवत आरंभ किया कुषाण राजा कनिष्क ने। उसके 241 साल बाद 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया था। ठीक है, याद रखना, शक संवत है वो भारत का राष्ट्रीय संवत है, जिसे 22 मार्च 1957 को भारत सरकार ने अपनाया था। अब बात करें चंद्रगुप्त प्रथम की, तो इसकी पत्नी का नाम था कुमार देवी, जो कि वैशाली के लिच्छवी वंश से क्या थी, संबंधित थी। और इसने कुमार देवी प्रकार के सिक्के भी चलाए थे। तो ये गुप्त वंश के महान राजा थे प्रारंभिक, जिनके नाम है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद आता है चंद्रगुप्त प्रथम। उसने क्या चलाया? गुप्त संवत चलाया। बस इतनी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, ये तो आपको याद रखना ही होगा, इसकी महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद आगे के राजा हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो आगे जो आते हैं उनका नाम है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, इसकी उपाधियां यदि देखें तो इसकी उपाधियां थी पराक्रमांक, अप्रतिरथ, पराक्रमांक, अप्रतिरथ, कविराज, लिच्छवी दोहित्र, ये सब इसकी उपाधियां हैं। तो आपसे एग्जाम में उपाधियां भी पूछी जाती है। तो समुद्रगुप्त की उपाधियां हैं पराक्रमांक, अप्रतिरथ, कविराज है, लिच्छवी दोहित्र है। जबकि विंसेंट स्मिथ है, जो कि इतिहासकार है विदेशी, उसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। भारत का नेपोलियन विंसेंट स्मिथ ने कहा है। जबकि प्रयाग प्रशस्ति, जो कि समुद्रगुप्त ने ही लिखवाई थी, उस पर इसे धरणीबंध कहा गया है। धरणीबंध धरणीबंध उपाधि मिलती है प्रयाग प्रशस्ति में। जबकि भारत का नेपोलियन इसको विंसेंट आयर ने कहा। जबकि इसी की उपाधियां हैं पराक्रमांक है, अप्रतिरथ है, कविराज है और लिच्छवी दोहित्र है। प्रयाग प्रशस्ति की बात करें तो प्रयाग प्रशस्ति इसको हरिशेन ने लिखवाया था। जबकि इसको पत्थर पर उत्कीर्ण तिलभट्ट ने किया था। यानी कि हरिशेन तो वो दरबारी है जो कि समुद्रगुप्त के दरबार में रहता था, लेकिन इस प्रशस्ति को जो पत्थर पर उत्कीर्ण किया उसका नाम है तिलभट्ट। तो तिलभट्ट ने जो हरिशेन के द्वारा ये लिखी गई प्रयाग प्रशस्ति, तो आप इसको याद रख सकते हैं, हरा तिल, हरिशेन और तिलभट्ट, हरा तिल, ऐसे याद रख सकते हैं। प्रयाग प्रशस्ति को किसने लिखा और किसने उत्कीर्ण किया? यह प्रशस्ति चंपू शैली में लिखी गई है, यानी कि गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखी गई है। उसी को बोलते हैं चंपू शैली, जिसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख मिलता है। इस प्रशस्ति को सबसे पहले पढ़ने का जो सफलता प्राप्त की उसका नाम है टायर ने। इसका पूरा नाम और है, लेकिन आप याद रखना टायर। ठीक है, 1834 में इस टायर नाम के व्यक्ति ने इस प्रयाग प्रशस्ति को पढ़ लिया। प्रयाग प्रशस्ति में हम बात करें तो समुद्रगुप्त की जो विजय लिखी गई है उनकी नीतियां बताई गई है। कौन कौन सी नीतियां थी? जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, आर्यावर्त की नीति, जो कि उत्तर भारत की ओर उसने अपनाई। यानी कि उसने जो दूसरे जो राजा थे ना उसके आसपास के, उनको किस प्रकार से जीता, उनको किस प्रकार से हराया, उनके प्रति जो नीतियाँ अपनाई ना, वो प्रयाग प्रशस्ति में लिखी गई है।
उनमें से पहली नीति है आर्यवर्त की नीति, जो कि उत्तर भारत के राजा थे उनके प्रति उसने प्रस्बोधन की नीति अपनाई, प्रस्बोधन की नीति अपनाई। जबकि दक्षिण भारत के जो राजा थे उनकी ओर उसने ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, इसको सम्मिलित रूप से बोलते हैं ग्रहण मोक्षानुग्रह। यदि प्रश्न में पूछा जाए कि दक्षिण भारत की ओर कौन सी नीति अपनाई, तो नाम दे देगा, नाम में तो हो जाएगा ग्रहण मोक्षानुग्रह। लेकिन दक्षिण की ओर कितनी नीतियाँ, तो 3 नीतियाँ। कैसे कैसे? ग्रहण नीति, मोक्ष नीति, अनुग्रह नीति, तो 3 नीतियाँ अपनाई। एक तो उनको अपनी ग्रहणता, उनको अपना अधीनता स्वीकार करवाई, फिर उनको छोड़ दिया गया। तो इस प्रकार से इसने उनकी अधीनता स्वीकार करवाई थी दक्षिण भारत के राजाओं की ओर। तो सीमांत जो राज्य हैं उनकी ओर उसने सर्व कर दानम आज्ञाकरण की नीति अपनाई थी, यानी कि सर्व कर दानम, यानी कि कर देते जाइए, मेरी आज्ञा मानते जाइए और मेरे राज्य के अधीन होते जाइए। तो इस प्रकार से उसने अपनी नीति अपनाई थी समुद्रगुप्त ने। जबकि वन राज्य, इनको आठविक राज्य भी बोलते हैं, इनकी ओर पारिचारिकीकृत, यानी कि आप हमारी क्या करते रहिए, आप हमारी सेवा शुश्रूषा करते रहिए, तो उसको पारिचारिकीकृत बोलते हैं। तो इस प्रकार से इसने आर्यवर्त की ओर प्रस्थबोधन, दक्षिण भारत की ओर ग्रहण मोक्षानुग्रह, सीमांत राज्य सर्वकरदानम आज्ञाकरणम, वन राज्य की ओर पारिचारिकीकृत और विदेशी राज्यों की ओर आत्मनिवेदन करन्योपायन, यानी कि वैवाहिक संबंधों के द्वारा और अपने द्विपक्षीय संबंधों के द्वारा इसने विदेशी राज्यों के साथ संबंध स्थापित किए। अक्सर एग्जाम में समुद्रगुप्त से यदि प्रश्न आता है या तो प्रयाग प्रशस्ति से आता है या फिर इसकी नीतियों से, कि उसने किस किस क्षेत्र की ओर कौन कौन सी नीति अपनाई। यदि आप किसी इतिहास विषय का यदि एग्ज़ाम देते हैं या डीप यदि पूछा जाता है तो उसमें राजाओं के नाम भी पूछे जाते हैं कि आर्यवर्त के कौन से राजा हैं, दक्षिण भारत के कौन से राजा थे, जो सीमांत राज्य कौन कौन से थे। तो आपको फिलहाल तो इसको नाम ही याद करने हैं। यदि कोई सब्जेक्ट की तैयारी करेगा तो उसको पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन से राजाओं के नाम थे। लेकिन यदि आप इतना याद करोगे फिर भी काम चल जाएगा आपका। तो विदेशी राज्य की ओर आत्मनिवेदन करने उपाय। तो समुद्रगुप्ता इसने बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को भी अपने दरबार में संरक्षण प्रदान किया था। तो ये पूछ सकते हैं एग्जाम में कि किस गुप्त राजा ने बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को अपना संरक्षण प्रदान किया, तो उसका नाम है समुद्रगुप्त, जिसको भारत का नेपोलियन कहते हैं। ये नेपोलियन किसने कहा? विंसेंट स्मिथ ने। जबकि इसकी उपाधियाँ हैं अपरितृत कविराज, क्योंकि ये कवियों को संरक्षण देता था। इसके बाद लंका के जो राजा थे ना, मेघवर्मन, उसने बौद्ध गया में, बौद्ध गया मतलब उरुवेला जिसको बोलते थे, जो कि बिहार में वर्तमान में, वहाँ पर एक बौद्ध मठ बनवाने की अनुमति भी ली थी। तो किस गुप्त राजा से अनुमति ली थी मेघवर्मन ने? तो समुद्रगुप्त से। समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम था दत्त देवी, और सबसे पहला गुप्त राजा समुद्रगुप्त ही था जिसने स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी, यानी कि सोने की मुद्राएं। सह से समुद्रगुप्त, सह से स्वर्ण मुद्राएं इसने चलाई थी। तो ये तीसरा राजा था समुद्रगुप्त, जो कि महान राजा था गुप्त वंश का। इसके बाद आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधियों की बात करें तो इसकी उपाधियाँ थी विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधियाँ विक्रमादित्य, सहसांक, शकारी, शकों को हराने के कारण इसको उपाधि है शकारी, और परम भागवत, ये इसकी उपाधियाँ हो जाएगी। और इसका लेख यदि बात करें तो दिल्ली का जो महरौली लौह स्तंभ है ना, तो वहाँ पर जो चंद्र राजा का उल्लेख मिलता है उसको चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से संबंधित किया जाता है, यानी कि वो लेख इसी ने ही लिखवाया होगा। तो दिल्ली का महरौली लौह स्तंभ। और इसके अन्य लेख की बात करें तो उदयगिरी का गुहा लेख, मथुरा का स्तंभ लेख और पूना का ताम्रपत्र। पूना का ताम्रपत्र ये इसकी जो बेटी का विवाह हुआ था वाकाटक राजवंश के जो राजा के साथ, उनसे संबंधी जानकारी देता है। जो कि मथुरा स्तंभ लेख इनकी वास्तविक वंशावली के बारे में बताता है, और उदयगिरी गुहा लेख इसी के एक जो प्रधानमंत्री थे उसने ही इसको, या गवर्नर थे उसने लिखवाया था। और इसके जो भाई थे ना रामगुप्त, इससे पहले इसका भाई बनता है रामगुप्त, लेकिन उसको एक शक राजा पराजित कर देता है और उसकी पत्नी को ले जाता है। तब इसके बाद बनता है चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि रामगुप्त की पत्नी को ध्रुव स्वामिनी को वापस लाता है और उससे विवाह भी करता है। अन्य विवाह की बात करें तो इसने अन्य विवाह नागवंश की कुबेर नागा से किया था। नागवंश की कुबेर नागा से इसने विवाह किया था, और रामगुप्त की जो पत्नी थी ध्रुव स्वामिनी उससे भी विवाह किया था, क्योंकि उसको चुरा कर ले लाया था। अपनी पुत्री का विवाह इसने प्रभावती जिसका नाम था, उसका विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से किया था। रुद्रसेन द्वितीय, याद रखना, रुद्रसेन द्वितीय तो वो राजा है जिससे अपनी पुत्री का विवाह करता है, लेकिन ये शक राजा रुद्र सिंह, वो रुद्र सिंह तृतीय है जिसको पराजित करता है और उसके बाद शकारी की उपाधि प्राप्त करता है और चांदी के सिक्के भी जारी करता है इस प्रसन्नता में, इस खुशी में, जीत की खुशी में। और इसके दरबार में नवरत्न रहते थे। जो चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वही राजा है जिसके दरबार में नवरत्न रहा करते थे। तो ये इसके बारे में तथ्य है।
इसने अपने पुत्र जो कुमारगुप्त इसके बाद शासक बनता है, ये इसका पुत्र था, उसका भी विवाह करता है ये कुंतल देश के राजा काकुस्थवर्मन की पुत्री से। तो कुंतल देश के राजा काकुस्थवर्मन की पुत्री से ये विवाह करता है कुमारगुप्त का। तो याद रखना, इसके बारे में यदि प्रश्न आएगा तो वो विवाह से लेकर आएगा, किसने पुत्री का विवाह किससे किया, पुत्र का विवाह किससे किया, खुद किससे विवाह किया, और ध्रुव स्वामिनी और रामगुप्त वाली ये बात याद रखना आपको। बाकी इसके दरबार में नवरत्न से संबंधित प्रश्न आएगा ये भी याद रखना। तो नवरत्न कौन कौन से थे, तो इसके दरबार में नवरत्न रहते थे। पहले थे अमर सिंह, जिसने अमरकोश नामक एक ग्रंथ लिखा था। दूसरे थे कालिदास, इसने मालविका अग्निमित्रम, ठीक है, रघुवंशम, मेघदूत, ये सारे इसने काव्य लिखे थे। धन्वंतरी इसने लिखा, धन्वंतरी दरबारी इसका था, ठीक है। घटक पर, शपणक, वेताल भट्ट, वरुचि, शंकु, वराहमीर। तो ये तो आपको याद रखने पड़ेंगे, आप ट्रिक बना सकते हैं कोई भी। हालांकि मैंने इसमें ट्रिक नहीं बनाई है, इतना मेरे पास समय नहीं था, लेकिन मैं बना दूंगा आगे से ट्रिक भी इसकी याद करने की। तो अमर सिंह, कालिदास, धन्वंतरी, घटक पर, छपणक, वेताल भट्ट, वरुचि, शंकुर, वराहमिहिर। तो ये महान जो नवरत्न थे, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। इसके बाद बात करें अगले गुप्त राजा, तो उनका नाम है कुमारगुप्त, जिनकी उपाधियां हैं महेंद्रादित्य, शक्रादित्य, व्याघ्रबल, अश्वमहेंद्र। गुप्त राजा जिसने सबसे ज़्यादा, तो कुमारगुप्त वह गुप्त राजा था जिसने सबसे ज़्यादा अभिलेख लिखवाए और सबसे ज़्यादा सिक्के चलवाए। इनके सिक्कों में गरुड़ के स्थान पर मयूर का अंकन मिलता है। इनके ऐसा गुप्त राजा जिसने गरुड़ के स्थान पर मयूर का अंकन करवाया वो है कुमारगुप्त। इसी ने नालंदा बौद्ध विहार बनवाया था, जिसे बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। ह्वेनसांग ने इसे शक्रादित्य नाम से कहा है, तो ह्वेनसांग ने इसे शक्रादित्य नाम से बताया है। इसके बाद बात करें तो इसके समय जो हूण राजा पुष्यमित्र का आक्रमण हुआ था, जिसे इसके पुत्र समुद्रगुप्त ने विफल कर दिया था। तो इसके समय पुष्यमित्र हूण का आक्रमण होता है, तो उसको उसका पुत्र हरा देता है। इसके समय के लेखों की बात करें तो करमदंडा लेख जो कि उत्तर प्रदेश में मिलता है, गढ़वा लेख जो भी उत्तर प्रदेश में मिलता है, मनकुंवर लेख उत्तर प्रदेश में मिलता है, मंदसौर मध्य प्रदेश में, बिलसड उत्तर प्रदेश में, तुमैन मध्य प्रदेश में, बंगाल से भी इसके लेख मिलते हैं। तो वह पहला गुप्त राजा जिसके जो लेख मिलते हैं बंगाल से, तो वो है कुमारगुप्त। इसके बाद बनता है सुगंधगुप्त। इसकी उपाधि थी क्रमादित्य, शक्रोपम, सकारद, नृपति गुण निकेत। इसने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था, जो कि किया था इसके गवर्नर पर्णदत्त का पुत्र चक्रपालित ने, और इसने वृषभ मुद्राएं चलाई थी। इसके समय हूण राजा तोड़मान का, हूण राजा पुष्यमित्र का तो हुआ था कुमारगुप्त के समय, इसके समय हुआ था तोड़मान का आक्रमण, इसको भी इसने हरा दिया था। इसके समय के लेखों की बात करें तो इंदौर ताम्रपत्र जो कि उत्तर प्रदेश में है, सुपिया लेख मध्य प्रदेश का, भीतरी स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश का, कोहोम लेख ये भी उत्तर प्रदेश का। इसके बाद बात करें गुप्त राजवंश में गुप्त प्रशासन कैसा था, तो गुप्त प्रशासन विकेंद्रीकृत था। प्रशासनिक इकाइयों की बात करें तो आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, कान पर वीवी पैग, कान पर वी पैग, कै से हो जाएगा केंद्र, पै से हो जाएगा प्रांत, वी से हो जाएगा विषय, विथि से हो जाएगा दूसरी वी से हो जाएगा विथि, तीसरे से पै से हो जाएगा पैठ, और गै से हो जाएगा ग्राम। तो ये बड़ी इकाई केंद्र थी, उसके बाद प्रांत, फिर उसके बाद विषय, फिर उसके बाद विथि, फिर उसके बाद पैठ, उसके बाद ग्राम। तो ट्रिक से याद कर सकते हैं, कान पर वीवी पैग। केंद्र का होता था राजा, प्रांत को बोलते थे भुक्ति या अमनी, जिसका होता था गोप्ता या उपरिग। गोप्ता जो सीमांत के राज्य थे ना, सीमांत के जो प्रांत थे उनका होता था मुखिया, उसको बोलते थे गोप्ता, जबकि सामान्य का होता था उसको उपरिग बोलते थे। और विषय का विषयपति, विधि का विधिपति, पेट का ग्राम, पेट को बोलते थे ग्रामकोस, जो कि ग्राम होता था सबसे छोटी इकाई, जिसका मुख्य ग्रामिक होता था। इसके बाद गुप्त राजवंश के जो अधिकारी थे, जिनमें से ध्रुवाधिकरणिक राजस्व लेने वाला, महाभंडाराधिकृत, राज्य के कोष का प्रधान, अग्रहारिक दान विभाग का प्रधान, महाअक्षपटलिक आय व्यय का लेखा जोखा करने वाला, महासंधि विग्राहिक विदेश मंत्री, शौल्किक सीमा शुल्क अधिकारी, गोलमिक जंगल का अधिकारी, दंडपाशिक पुलिस, महाधर नायक प्रधान न्यायाधीश, महाबलाधिकृत सेना का बड़ा अधिकारी, पुरपाल नगर का अधिकारी, और पुस्तपाल अभिलेखों को सुरक्षित करने वाला। तो ये अधिकारियों से प्रश्न आते हैं, आप इनको याद करके जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी गुप्त राजाओं के जो मैंने इतिहासों के बारे में बताया है वो भी आपको याद रखे जाना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।